Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. In this video, we are going to revise the ninth chapter from Home Science Class 12th. And the name of this chapter is Special Education and Support Services. तो ये जो पूरा वीडियो है ये एक रिवीजन वीडियो होने वाला है जिसमें हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो है स्पेशल एजुकेशन. कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है? इट इज़ अ टर्म दैट रिफर्स टू educational provisions for children with special needs emerging due to physical, mental and emotional challenges. Therefore, they have special educational needs. SEN. देखो, ये जो टर्म है स्पेशल एजुकेशन, ये उन बच्चों के लिए यूज़ की जाती है जो कि फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली चैलेंज्ड है. ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो उनकी फिज़िक अच्छी नहीं है, हो सकता है वो मेंटली इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनको कुछ इमोशनल चैलेंजेस हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं. वैसे बच्चों के लिए ये स्पेशल एजुकेशन का टर्म यूज़ किया जाता है. ठीक है, और इस स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे की नीड्स होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती हैं. ठीक है, और बच्चों की नीड्स को क्या कहा जाता है? स्पेशल एजुकेशनल नीड्स. SEN. It is an approach that facilitates their learning and allow them to participate in different activities that they may not have had access to on account of their inability to go to school. तो ये जो अप्रोच है इसमें क्या किया जाता है? बच्चों को लर्निंग फैसिलिटीज़ दी जाती है और उन्हें अलाउ किया जाता है, उन्हें ये सुविधा दी जाती है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ, जो कि अभी तक वो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाते थे. तो स्पेशल एजुकेशन के तहत इन बच्चों को स्कूल भेजा जाता है. किन बच्चों को? वो बच्चे जो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली डिसेबल हैं, चैलेंज्ड हैं, उनको स्कूल भेजा जाता है और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Children with special needs do not have to always study in a separate institution. In fact, most of them can learn quite well in journal classes of a school. अब स्पेशल एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल बना दो जिसमें जो ये हमारे चैलेंज्ड बच्चे हैं, जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं वो पढ़ेंगे. नहीं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि बच्चों को जनरल स्कूल में भी आसानी से सिखाया जा सकता है. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनको जनरल स्कूल में रखना ठीक नहीं होता, वो शायद जनरल स्कूल में उतने अच्छे से सीख नहीं पाते. तब उनके लिए अलग से स्कूल या अलग से क्लासरूम की व्यवस्था की जाती है. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है. However, some children who have severe difficulties due to the nature of their disability may benefit greatly from being educated in a classroom prepared exclusively for them, as a smaller number of students are grouped together where the educator interacts with the students on a one-to-one basis. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे की डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि उसे नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, तो उसके लिए अलग से स्कूल या उसी स्कूल में अलग से क्लासरूम की व्यवस्था की जाती है और वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर उन बच्चों को दिया जाता है जो उन बच्चों को पढ़ाता है, जो उन बच्चों की ज़रूरतों को समझता है, उनकी डिसेबिलिटी को समझता है और उनकी उस डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो टीचर उन बच्चों को पढ़ाता है और उनसे 1-to-1 यानी कि पर्सनली इंटरेक्ट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द एजुकेटर टीचर्स हु प्रोवाइड स्पेशल एजुकेशन आर कॉल्ड स्पेशल एजुकेटर्स. जो टीचर्स स्पेशल एजुकेशन देते हैं उनको हम स्पेशल एजुकेटर्स कहते हैं. ठीक है, There are several models of special inclusive education in which a special educator can work with children with SEN. देखो यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन के मॉडल हैं जिनके तहत एक स्पेशल एजुकेटर
उन बच्चों को एजुकेशन दे सकता है जो डिसेबल हैं या जिनको स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल यहाँ पे है, सम स्कूल्स इम्पार्ट एजुकेशन एक्सक्लूसिवली टू चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली डिसेबल बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे सिर्फ डिसेबल बच्चों को ही शिक्षा दी जाती है। These fall in the category of special schools programs and require the service of special educators who are trained in working with children with those specific disabilities। तो ये जो स्कूल्स होते हैं ये स्पेशल स्कूल्स के अंदर आ जाते हैं, इनको स्पेशल स्कूल्स बोला जाता है। क्यों स्पेशल स्कूल बोला जाता है? क्योंकि ये स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं और यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत होती है जो ट्रेंड होते हैं और जो बच्चों की ज़रूरतों को समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग बच्चों को अपनी सुविधाएं देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी यही चीज़ लिखी है कि कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो केवल अपंग बच्चों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसमें विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो बच्चों की अपंगता को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देते हैं। सेकेंड है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये क्या होती है? इट मीन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर क्लासरूम्स। इसमें क्या होता है, रेगुलर क्लासरूम्स में ही डिसेबल बच्चों को भी रखा जाता है, मतलब डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, इट इज़ अबाउट ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर इवन इफ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन स्टाइल एंड पेस ऑफ लर्निंग। इसमें ये बात कही जाती है कि सभी बच्चों को एक साथ सिखाया जाना चाहिए, भले ही वो डिफरेंट हैं, उनकी लर्निंग की स्पीड डिफरेंट है, उनका सीखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन फिर भी उनको एक साथ सिखाया जाना चाहिए। An inclusive school has within it premises facilities for children with SEN। और इन स्कूल्स में जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं उनको भी कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, स्कूल में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जाती है, करिकुलम में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, टीचिंग मेथड्स को भी बदला जाता है और कुछ सुविधाएं दी जाती हैं हमारे ऐसे बच्चों को जो कि डिसेबल हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाया उनको उसी क्लास में जाता है जिसमें वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी फैसिलिटी और अलग से प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये होता है। इसमें भी हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो रेगुलर टीचर्स के साथ मिलके बच्चों को शिक्षा देते हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई इंक्लूसिव एजुकेशन की। अब है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को रेगुलर स्कूल में तो पढ़ाया जाता है लेकिन स्कूल के सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया जाता। स्कूल इन स्पेशल बच्चों को, इन डिसेबल बच्चों को कोई भी फैसिलिटी नहीं देता है, कोई भी अलग से सुविधा नहीं देता है। ठीक है, कोई स्पेशल एजुकेटर्स नहीं होते, कोई अलग से फैसिलिटी नहीं दी जाती, करिकुलम में भी कोई चेंज नहीं किया जाता। बस यहाँ पे नॉर्मल बच्चों के साथ उन स्पेशल या डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में अंतर समझो। इंक्लूसिव में भी नॉर्मल बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, डिसेबल बच्चों और नॉर्मल बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन इनमें डिसेबल बच्चों को कुछ सुविधाएं दी जाती है। लेकिन इंटीग्रेटेड में साथ में तो पढ़ाया जाता है लेकिन कोई सुविधा नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट सर्विसेज की। ये क्या होती है? फॉर स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन टू बी इफेक्टिव, सर्टेन सपोर्ट सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू द चिल्ड्रन एज वेल एज टू द एजुकेटर्स एंड चिल्ड्रन पेरेंट्स। देखो, ये जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है या जो हमारा स्पेशल एजुकेशन है, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरत होती है जो न केवल बच्चों के लिए होती है बल्कि वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों के डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ये सपोर्ट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें पेरेंट्स को भी गाइडेंस दी जाती है कि वो अपने बच्चे को कैसे संभालें, कैसे उसको शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, These may be located within the school or in the community accessible
टू द फैमिली। तो ये जो सपोर्ट सर्विसेज हैं सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये स्कूल में ही हो, ये समाज में भी हो सकती हैं, समुदाय में भी हो सकती हैं और फैमिली में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट सर्विसेज कौन सी हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रिसोर्स मटेरियल्स फॉर स्टूडेंट विथ SEN एंड एजुकेटर्स। तो जो बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, जिनको स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं, उन बच्चों को और एजुकेटर्स दोनों को रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किए जाएं, संसाधन सामग्री दी जाए ताकि टीचर अच्छे से बच्चों को समझा पाए और बच्चा अच्छे से समझ पाए। ट्रांसपोर्टेशन फॉर स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जो ज़्यादा डिसेबल हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी दी जा सकती हैं। फिर थर्ड है स्पीच थेरेपी, बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है, बच्चों को गाइडेंस दी जा सकती है स्पीच थेरेपी के थ्रू। ठीक है, बच्चों को बता के, बच्चों को स्पीच देके उनको सिखाया जा सकता है, उनको थोड़ा मोटिवेट किया जा सकता है। फिर है फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बच्चे को शारीरिक और व्यावसायिक चिकित्सा दी जाती है, यानी कि बच्चों को बताया जाता है कि आप अपने शरीर को कैसे मेंटेन करोगे, आपके अंदर ये डिसेबिलिटी है लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी जो रेगुलर क्रियाएं होती हैं उनको कैसे करोगे, अपने जो डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं उनको कैसे करोगे। फिर ऐसे बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दी जाती है कि बच्चा शिक्षा लेने के बाद व्यवसाय भी कर सके, कहीं जॉब भी कर सके, नौकरी भी कर सके। ठीक है, फिफ्थ है काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। अब ये जो सपोर्ट सर्विसेज है ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, ये पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए भी होती है, जहाँ पे पेरेंट्स, एजुकेटर्स और बच्चे सबको काउंसलिंग दी जाती है, परामर्श दिया जाता है। ठीक है, बच्चे को सिखाया जाता है कि वो कैसे अच्छा सीख सकते हैं, पेरेंट्स को बताया जाता है कि वो कैसे अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, बच्चे को स्कूल जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, टीचर को सिखाया जाता है कि वो बच्चों की ज़रूरतों को कैसे समझ सकते हैं, उनकी एजुकेशनल नीड्स को कैसे समझ सकते हैं और कैसे बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेडिकल सर्विसेज। यहाँ पे आपको पता है डिसेबल बच्चे हैं तो मेडिकल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सपोर्ट सर्विसेज में मेडिकल सर्विसेज भी आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिसेबिलिटीज़ की कि डिसेबिलिटी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट कवर्स इम्पेयरमेंट्स, लिमिटेशंस इन एक्टिविटी एंड रिस्ट्रिक्शंस इन पार्टिसिपेशन। तो ये जो डिसेबिलिटी होती है ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। इम्पेयरमेंट यानी कि बच्चे का जो कह सकते हो शरीर उतने अच्छे से काम नहीं करता, बच्चे में जितने भी दोष हैं सबको कवर किया जाता है। बच्चे को जितनी कठिनाइयाँ होती हैं वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वो भी डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो किसी एक्टिविटी में, किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी तो है। Some children are born with a physical, sensory, and mental impairment. Some other may develop a disability as they grow that sustainably limits them in their daily life activities. देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर जन्म से ही डिसेबिलिटी होती हैं, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो, सेंसरी यानी कि संवेदी डिसेबिलिटी हो या मेंटल डिसेबिलिटी हो, ये बच्चों के अंदर जन्म से ही होती। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो डिसेबिलिटी होती है वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी डिसेबिलिटी सामने आती जाती है और उनकी डिसेबिलिटी समय के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिसेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा हो तो डिसेबल हो तभी वो डिसेबल कहाएगा, नहीं, बच्चा पैदा हो तभी भी उसके अंदर डिसेबिलिटी हो सकती है। पैदा होने के बाद कुछ उम्र नॉर्मल लाइफ जीने के बाद भी अचानक से हो सकता है उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ कि डिसेबिलिटीज़ कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट यानी कि बौद्धिक क्षति, जब बच्चा का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता। दूसरा है विजुअल इम्पेयरमेंट,
जब बच्चे के अंदर दृष्टि दोष होता है, हो सकता है बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती हो, धुंधला दिखता हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो या टोटल ब्लाइंडनेस हो, कुछ भी हो सकता है विजुअल इम्पेयरमेंट पे। फिर है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण दोष, सुनने में प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं कि एकदम ही बहरा है बच्चा, हो सकता है बच्चे को हल्का फुल्का सुनाई देता भी हो, तो उसको भी हम हियरिंग इम्पेयरमेंट में रखेंगे। फिर है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है कि इसमें क्या, इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क घात। जिसमें क्या होता है, दिमाग के पीछे का हिस्सा क्या हो जाता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने और हाथ से काम करने में कठिनाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? स्वलीनता। इसको हिंदी में बोलेंगे स्वलीनता। इसमें बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाता, दूसरों से बात नहीं कर पाता, अपने प्ले ग्रुप में खेल नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद 6 है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। बच्चा अपनी बोन्स को, मसल्स को अच्छे से हिला नहीं पाता, अच्छे से चल फिर नहीं पाता। ठीक है, फिर है लर्निंग डिसेबिलिटी। बच्चे को लिखने में, पढ़ने में, गणित के सम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज, कि ये जो डिसेबिलिटी हमने पढ़ लिया, डिसेबिलिटी के टाइप्स पढ़ लिए, अब ये कारण क्या होता है, क्यों बच्चों में डिसेबिलिटी आती है। तो पहला है फैक्टर दैट इफेक्ट बिफोर बर्थ बोथ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक। हो सकता है बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वो उसको उसके जीन्स से मिली हो। अगर माता पिता में कोई डिसेबिलिटी है या माता पिता में से किसी एक में कोई डिसेबिलिटी है तो हो सकता है बच्चे में वो डिसेबिलिटी आ जाए, या उनकी फैमिली में कोई डिसेबिलिटी है किसी पर्सन के अंदर तो हो सकता है बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाए। ठीक है, दूसरा क्या कारण होता है? दूसरा कारण ये होता है कि बच्चा जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद, हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, डिलीवरी अच्छे से ना हुई हो, बच्चे को अच्छे से दवा या जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं वो अच्छे से ना दी गई हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है बच्चा डिसेबल हो जाए। तीसरा है कि बच्चा समय के साथ साथ बड़े होने के बाद डिसेबल हो, कोई ऐसा कारण हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से बच्चा डिसेबल हो जाए। तो बेसिकली तीन कारण होते हैं डिसेबल होने के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन मैथड्स। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से स्पेशल एजुकेशन मैथड्स होते हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एन असेसमेंट of the child's students level in different area of development and learning is undertake। पहले तो बच्चे का बेस देखा जाता है कि बच्चे का लर्निंग प्रोसेस कैसा है, बच्चा कैसे चीज़ों को सीखता है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, बच्चे का दिमाग कितना विकसित है, बच्चा किस स्पीड से सीख रहा है, पहले बच्चे को देखा जाता है। ठीक है, कि अगर कोई डिसेबल बच्चा है तो उसकी डिसेबिलिटी कितनी है, बच्चा चीज़ों को कैसे सीखता है, उसके सीखने की स्पीड कैसी है, इन सब का पहले मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, बेस्ड ऑन द असेसमेंट रिपोर्ट एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज डेवलप्ड फॉर ईच स्टूडेंट दैट इज यूज्ड टू गाइड वर्क विद द स्टूडेंट। अब जब हमने बच्चे की डिसेबिलिटी पता कर ली, पता कर लिया कि बच्चा कैसे सीखता है, सीखने की स्पीड क्या है, सब कुछ का हमने मूल्यांकन जब कर लिया और एक रिपोर्ट बना ली, तो फिर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम आईईपी बनाते हैं, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाता है कि हर बच्चे को कैसे सिखाना है, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है और फिर उन बच्चों को सिखाया जाता है। फिर थर्ड क्या है, रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ आईईपी इज अंडरटेकन टू डिटरमाइन वेदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट गोल्स आर बीइंग मीट एंड टू चेक द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अब जब आईईपी बन गया, बच्चे के लिए हमने प्रोग्राम बना लिए, उसको लागू कर दिया, उसके बाद आईईपी का मूल्यांकन भी रेगुलर होता रहता है ताकि ये पता चल पाए कि हमने जो ये आईईपी बनाया था, जो बच्चे के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम बनाया था, इससे बच्चे की जो ज़रूरतें हैं पूरी हो पा रही हैं या नहीं, बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है या नहीं, बच्चा अच्छे से डेवलप हो पा रहा है या नहीं। तो इसके बाद स्टूडेंट की क्या की जाती है, प्रोग्रेस चेक की जाती है कि बच्चे की में कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो आईईपी का भी मूल्यांकन होता है। फोर्थ है
All along, access and use of support services are facilitated so that special education has the desirable effect on the students. तो लास्ट में क्या किया जाता है, ये जो सारी सपोर्ट सर्विसेज हैं इनकी पहुंच को देखा जाता है कि ये जो सपोर्ट सर्विसेज हैं हर बच्चे तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, हर डिसेबल बच्चे को इससे फ़ायदा हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है नॉलेज एंड स्किल्स। अगर कोई पर्सन स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहता है, स्पेशल एजुकेटर बनना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला है डेवलपिंग सेंसिटिविटी, कि जो स्पेशल एजुकेटर है उसमें उन डिसेबल बच्चों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। Special educators are expected to develop sensitivity towards children with disabilities. They can do this by using term and language that convey respect for them as children first, working with them with the belief that they can learn and grow like all children, and communicating hope to them and their parents. तो जो स्पेशल एजुकेटर है उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो डिसेबल बच्चों के साथ संवेदनशीलता रखे। अब ये संवेदनशीलता वो कैसे दिखाएगा उन बच्चों के प्रति, वो बच्चों से अच्छे लैंग्वेज में बात करेगा, वो उन बच्चों को रिस्पेक्ट दिखाएगा, उन बच्चों के साथ अच्छे से काम करेगा, उनको सिखाने की कोशिश करेगा, और साथ ही साथ उसको ये विश्वास भी होना चाहिए कि ये बच्चे भी सीख सकते हैं, ये बच्चे भी ग्रो कर सकते हैं। और फिर उसको ये विश्वास होना चाहिए और उसे अपने बच्चों को भी ये विश्वास दिलाना चाहिए कि बेटा तुम भी सीख सकते हो, तुम भी ग्रो कर सकते हो, और बच्चों के पेरेंट्स को भी ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आपका बच्चा अच्छे से डेवलप हो सकता है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप बच्चे को एकदम बहुत ही हीनता की दृष्टि से देखो, मतलब बच्चे को एकदम ज़रूरत से ज़्यादा उस पर ध्यान दो, ताकि बच्चे को ये समझ आने लगे कि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मेरे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं करना है, बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पे भी ध्यान नहीं देना है, ताकि बच्चे को ये लगने लगे कि मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी है, इसीलिए मेरे साथ थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई जा रही है, मुझे सिंपथी दी जा रही है। तो बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए, बच्चे को लगना चाहिए कि उसके साथ नॉर्मल बच्चे के जैसा ही ट्रीटमेंट हो रहा है, और उसको भी टीचर ये समझता है, उससे भी टीचर उम्मीद करता है, उसको ये लगना चाहिए कि टीचर उससे भी उम्मीद करता है कि वो भी सीख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है नॉलेज अबाउट डिसेबिलिटीज़। जो हमारा स्पेशल एजुकेटर है उसको बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है और बच्चे की डिसेबिलिटी किस मात्रा में है, कि अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो कितनी है, उसका बच्चे की लर्निंग पे, बच्चे की ग्रोथ पे क्या असर पड़ रहा है। जब टीचर को बच्चे की डिसेबिलिटी पता होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना एजुकेशनल फैसिलिटी बच्चे को दे पाएगा, बच्चे को शिक्षा उसी के अकॉर्डिंग वो दे पाएगा। ठीक है, फिर थर्ड है इंटरपर्सनल स्किल्स। पीपल हु आर गुड कम्युनिकेटर्स में इफेक्टिव स्पेशल एजुकेटर्स। कहा जा रहा है कि जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो अच्छे स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से बात करने की ज़रूरत होती है, अच्छे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। आपको बच्चे की भावना को समझना है और उससे ऐसे बात करनी है कि बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन आए। ठीक है, और आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर बच्चे के माँ बाप से, बच्चे के गार्जियन से भी बात करनी है और उनको ये विश्वास दिलाना है कि आपका बच्चा भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही सीख भी सकता है। ठीक है, तो ये स्किल भी होनी चाहिए। बच्चे जो स्पेशल एजुकेटर है उसको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर है पैडागॉजिकल स्किल्स। अब जो स्पेशल एजुकेटर है उसको पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे सिखाना है। अब जब आप एक टॉपिक को जैसे नॉर्मल बच्चे को सिखाते हो वैसे ही स्पेशल बच्चे को भी सिखा दोगे तो शायद वो स्पेशल बच्चा ना सीख पाए। ठीक है, तो टॉपिक को, बड़े से टॉपिक को क्या करना चाहिए, आपको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चे को सिखाना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से उन टॉपिक्स को सीख पाए। ठीक है, यहाँ पे भी यही बात की गई है कि द स्पेशल एजुकेटर वुड बी रिक्वायर्ड टू नो द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, टर्म पैडागॉजी। पैडागॉजी का मतलब क्या होता है कि जिसमें टीचर को पता हो कि बच्चे को कैसे सिखाना है,
बच्चे का दिमाग कैसे काम कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग टीचर अपना लेसन प्लान बनाए। उसी के अकॉर्डिंग वो बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड करे और बच्चे को सिखाने की कोशिश करे। ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन स्पेशल एजुकेशन, कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले है हाई स्कूल आप पास होने चाहिए, साथ ही आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इनेबलिंग इंक्लूजन, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, इग्नू द्वारा दिया जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है एक सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो हाई स्कूल के बाद। ठीक है। उसके बाद बैचलर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन आफ्टर एनी ग्रेजुएट डिग्री, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में भी बैचलर डिग्री ले सकते हो और उसके बाद आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हो। फोर्थ है मास्टर्स डिग्री इन फील्ड सच एज चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, साइकोलॉजी और सोशल वर्क कैन इंटर स्पेशल एजुकेशन बाय डूइंग एनी ऑफ द RCI रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किस फील्ड में, चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में, ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में, साइकोलॉजी या सोशल वर्क, अगर इन चारों में से किसी एक फील्ड में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप RCI के द्वारा जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज कराए जाते हैं उनको करने के बाद इस फील्ड में आ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर्स डिग्री इन डिसेबिलिटी स्टडीज फॉर टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल, रिसर्च, प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड सेटिंग अप वंस ओन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किस फील्ड में, डिसेबिलिटी स्टडीज़ की फील्ड में, तो आप टीचिंग कर सकते हो यूनिवर्सिटी लेवल पे, रिसर्च कर सकते हो यानी कि PhD कर सकते हो, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं डिसेबल बच्चों के लिए उनकी प्लानिंग कर सकते हो, या अपना खुद का कोई स्कूल खोल सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हो जहाँ पे आप स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को शिक्षा दे सकते हो। ठीक है। फिफ्थ है मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट अंडर द फैकल्टीज ऑफ होम साइंस एट वेरियस यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्सेज रिलेटेड टू चाइल्डहुड डिसेबिलिटी। बहुत सारे जो हमारे डिपार्टमेंट है जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, जो होम साइंस फैकल्टी के अंदर आता है, ये जो डिपार्टमेंट है ये होम साइंस फैकल्टी के अंदर आते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आपको डिग्री दी जाती है, आपको कोर्स कराया जाता है, उसके बाद आप बच्चे की डिसेबिलिटी समझ सकते हो और फिर स्पेशल एजुकेटर भी बन सकते हो। ठीक है। तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर, हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस किया, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सबको समझा। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।